हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो ध्रुविता का अंत चैप्टर। बाकी इसके और भी पार्ट्स बनाए गए हैं जो मैं आपके इसके लिंक में डाल दूँगी सो दैट आप उसको इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ सकें। तो आज इसका लास्ट पार्ट आएगा जिसमें आपको दो ध्रुविता का अंत में मेरे को ये पढ़ाना है, मिली संघर्ष और तनाव। तो पूर्वी सोवियत संघ की अगर बात की जाती है संघर्ष और तनाव की जब बात की जाती है तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य जो है इन सबकी हालत अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि जब हमने पढ़ा कि सोवियत संघ था 1991 में जो कि टूट जाता है तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं और सभी हिस्से का अलग अलग अब राजनीतिक समीकरण बनता है। सबके समीकरण बदलेंगे, सबकी अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी, तो सब में अलग अलग तरीके से बदलाव आएंगे। जैसे कि रूस के कुछ गणराज्यों की बात करें जिसमें कि हम चेचन्य और दागिस्तान में बात करें तो यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववादी आंदोलन किसके खिलाफ चलते हैं? देश के अंदर ही चलते हैं। और ये मास्को ने चेचन विद्रोही से निपटने की जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी की उसे मानवाधिकार का देखो। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि मॉस्को की बात करते हैं, मॉस्को में जो वहाँ के विद्रोही थे उनसे निपटने के अलग तरीके अपनाए गए। तो मतलब ये बस दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की जा रही है इन सब लाइन से कि क्या क्या सभी देशों की हालत रही उस टाइम पे। तो वहाँ पर लोगों ने मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन किया। मानवाधिकार के उल्लंघन से अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को उस तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, मतलब ये देश आज़ादी चाह रहे थे जो आज़ादी ने मिल नहीं रही थी। मध्य एशिया में बात करते हैं ताजिकिस्तान में, वहाँ पे 2001 तक तो वही चलता है, गृह युद्ध चलता है। गृह युद्ध का अर्थ ही होता है जो कि आपके देश के अंदर किस तरीके की द्वंद्व उत्पन्न रहे। जैसे दो संप्रदाय आपस में लड़ने लग जाए, वो भी एक तरीके का गृह युद्ध होगा। तो तजाकिस्तान में लगभग 10 सालों तक गृह युद्ध चलता है। जैसे कि तजाकिस्तान से डिवाइड हुआ होगा 1991 में और 2001 तक गृह युद्ध चलता है जो कि 10 वर्षों तक चला। और इस टाइम पे क्या होता है, सांप्रदायिक संघर्ष चलते रहते हैं। ऐसे ही अगर हम अजरबैजान की बात करेंगे तो वहाँ पे उनके प्रांत कराबाख में हमने देखा कि वहाँ पे अर्मीनिया यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मीनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे कि यहाँ के लोग चाहते थे अजरबैजान के लोग कि वो अर्मेनिया से मिल जाए। और जॉर्जिया में ऐसे ही तो उस प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं, गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति आप अभी की तो जानते ही हैं। उसके साथ ही साथ जैसे यूक्रेन रशिया का जो इशू चल रहा है वो आप लिख सकते हैं ऑफकोर्स। तो उसकी भी एक आप बात कर सकते हैं कि क्या उसकी हालत रही। यूक्रेन किर्गिस्तान की बात की जाएगी, वहाँ पे जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ पे जो अभी की जो सरकार है उससे लोग लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए वो आंदोलन पे अड़े हुए हैं। इसी तरीके से कुछ देश ऐसे हैं जो नदी जल विवाद के सवाल को लेकर खड़े हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य एशियाई देशों की। मिडिल ईस्ट बोला जाता है जिसे। मध्य एशियाई देशों की जब बात की जाती है यहाँ पे अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बनिक संसाधन है। हाइड्रोकार्बनिक संसाधन की जब बात की जाती है इसका अर्थ है कि यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब पेट्रोल का तो अर्थ सीधे से जो होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का तो सीधे सीधे अर्थ हो जाता है कि जिसके पास होगा वो अधिक लाभ कमाएगा और उसके पास पैसे की कमी तो होगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से इनको एक लंबा आर्थिक लाभ मिलता है, बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिलता है। लेकिन इसी कारण से जो है ये बाहरी क्षेत्र पर वो ध्यान ज़्यादा रहता है। इसका अर्थ ये हो गया कि मान लो अगर कोई व्यक्ति बहुत रिच है, जैसे एग्जाम्पल बहुत रिच है और उसके आसपास और उसके पास कोई ऐसा संसाधन है जो ऐसा लगता है कि वो किसी और के पास नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस पर लूट खसोट के चांसेस बढ़ जाएंगे या उसके खुद की जान पे खतरा हो सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं इनके पास बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल है, जिससे इनको आर्थिक लाभ तो होता ही होता है। लेकिन इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े देश हैं उनका भी ध्यान की तरफ आकर्षित हो गया। वो ये चाहते थे कि वो तेल कंपनियाँ कि वो यहाँ से अधिक तेल निकाल लें और अपने नाम पर बेचें, उनका उसमें लाभ हो, उसको एक व्यवसाय की तरह देख रहे थे। और इसी वजह से इस पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन बढ़ गया। अब यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा है। अब ये जो मिडिल ईस्ट है इसमें से मेनली कौन कौन जो देश हैं, रूस हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान से लगे हुए हैं। इसका अर्थ होगा कि ये बड़ी ताकतें हैं, इनका प्रभाव यहाँ पर मिडिल ईस्ट में दिखाई देगा। पश्चिमी 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका के क्षेत्र में, अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि उनके पास पेट्रोलियम था, इस वजह से जो है बड़े बड़े देश इन पर ध्यान दे रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल आता है ये कि 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहते था। क्योंकि असल में 11 सितंबर 2001 की जब इंसिडेंट की बात की जाएगी इसका अर्थ ये था, जब आपने पढ़ा होगा शायद पहले, कि जो पेंटागन वगैरह पे हमले किए थे पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका में जो हमले किए गए थे आतंकवादियों के द्वारा, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, इन सब पे हमले किए गए थे, उसका ही
उसके आधार पे या उसके बाद जो है अमेरिका ने सैनिक ठिकाना बनाना शुरू किया मिडिल ईस्ट को, क्योंकि उसको ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी पनप रहे हैं, जो इनमें से किसी ने जो है 9/11 की घटना को अंजाम दिया है। मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान क्षेत्र में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति दी। तो इस वजह से क्या किया गया, इन सबको घेरने के लिए यूएसए ने क्या किया, अफगानिस्तान इराक जैसे क्षेत्रों पे अपने युद्ध के दौरान वहाँ पर अपने विमानों को उतारने की परमिशन मांगी उनसे, या उनके ऊपर से उड़ने की परमिशन मांगी। और इसी क्रम में रूस ने क्या करा, क्योंकि रूस को भी अमेरिका से हमेशा से खतरा फील होता रहा है, इसलिए उसने भी क्या करा, अपने निकटवर्ती जो देश हैं उन सबके साथ अपना सहयोग बनाना शुरू किया। और रूस अपने सबसे निकटवर्ती विदेशों में जो है इन मिडिल ईस्ट के देशों को ही मानता है। उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए, और रूस को ऐसा लगता है कि ये सब जो राज्य हैं वो उसके अफेक्ट में रहे, जो वेस्ट जैसा वो कहे उनके प्रभाव में रहना चाहिए। जैसे खनिज तेल जैसे संसाधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये चीन के भी हित से जुड़े हैं, और इसीलिए चीनियों ने भी यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब चीनी लोग भी यहाँ पर व्यापार के लिए ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो बहुत शांतिपूर्ण रूप से वो 2 भागों में बट गया। चेकोस्लोवाकिया यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सबसे जो मेन हम प्रॉब्लम दिखाई देती है वो है बाल्कन क्षेत्र में, जहाँ पर यूगोस्लाविया है। 1991 में यूगोस्लाविया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इसमें लगभग जो है बहुत सारे देश निकलते हुए यूगोस्लाविया से, जैसे बॉर्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और यहाँ पर फाइनली जो है नाटो का हस्तक्षेप होता है। जब मैं नाटो के हस्तक्षेप की बात करती हूँ, इसका अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं जो है अमेरिकन आइडियोलॉजी से प्रभावित है। यूगोस्लाविया पे बमबारी वगैरह की जाती है, जिससे यहाँ पर गृह युद्ध बढ़ जाता है। तो अभी यूगोस्लाविया की बात की जाएगी तो यहाँ पर अभी गृह युद्ध बढ़ गया है। उसके बाद बात आती है कि पूर्वी साम्यवादी देश और भारत, मतलब जो पूर्व साम्यवादी देश रहे हैं उससे भारतीय क्या संबंध रहे। पूर्व साम्यवादी देश की जब बात की जाएगी तो ये वर्तमान में रूस, और अगर इससे पहले की बात की जाएगी तो वो उसमें आ जाएगा आपका यूएसएसआर का नाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया की बात की जाएगी। तो भारत ने जो है सोवियत राज्यों के जो देश हैं उनके साथ संबंध इसके हमेशा से अच्छे रहे हैं। जैसे कि आप खुद भी जानते हो कि भारत के संबंध रशिया से बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत गहरे संबंध रहे हैं। भारत के की है बहुत बार रशिया ने जो है हेल्प करी है। विदेश नीति का, हमारी एक विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व जो है रूस से संबंध भी है। रूस ने समय समय पर हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी को निभाया है। उसके साथ ही साथ अगर मैं दूसरी बात करूँ तो भारत और रशिया का हिस्टोरिकल संबंध भी रहा है। जैसे कि यहाँ पर देश की जनता आपस में मेल खाती है। अब ये बस संस्कृति कल्चर की बात की जाएगी, जैसे कि यहाँ के एक्टर एक्ट्रेस हैं वो रशिया में बहुत फेमस है, और इतिहास दोनों का साझा होता है। दोनों अपने संबंधों को ऐतिहासिक रूप से लेकर चल रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे फिल्म और सॉन्ग्स वगैरह जो वहाँ पर पसंद किए जाते हैं, अमिताभ बच्चन को वहाँ पे पसंद किया जाता है, राज कपूर जैसे नायक को वहाँ पे पसंद किया जाता है, और वहाँ पे हिंदी फिल्म गीत वगैरह भी बहुत सुने जाते हैं। आपने खुद भी देखा हो, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें रशियंस जो है हिंदू धर्म को अपनाते हैं, हिंदू कल्चर को अपनाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली रशिया में चलती हैं। उसके अलावा बात करें तो दोनों ही अपने आप को बहुद्वीय विश्व बनाना चाहते हैं। तो एक कॉमन सा इन दोनों का ड्रीम है, इंडिया एंड रशिया का, कि वो बहुद्वीय विश्व चाहते हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे शक्तियाँ कई कई लोगों में मौजूद होनी चाहिए, किसी एक के पास शक्तियाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा का जो मुद्दा है वो किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये सभी का मुद्दा है। इसके साथ ही साथ ये लोग ये भी मानते हैं कि अगर हम साथ मिलकर कार्य करेंगे तो खतरे बहुत कम हो जाएंगे, और किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति या वो देश वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, वो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी समाधान जो है, अब अगर बहुद्रव्यता रहेगी तो सभी, क्योंकि अब जो भी विश्व है उसको इस बात का डर है कि कहीं मुझ पर हमला न कर दिया जाए। क्योंकि एक अगर देश बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, इसका अर्थ ये होगा कि वो अपने आप को एक तरीके से राजा मानकर विश्व पर कहीं भी कैसे भी वो एक्टिविटी को कर सकता है। लेकिन अगर बहुद्रव्य देश रहेंगे तो सबके पास समान ताकत होगी, जिस वजह से वो अपने लिए डिसीजंस ले पाएंगे। अब वो बातचीत के थ्रू सुलझाने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी, और ऐसे में बहुद्रव्य देशों में स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाएं द्वारा फैसले किए जाएँ तथा इन संस्थाओं, और इंडिया ये भी मानता है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा लिए जाएँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए जाए, जो कि लोगों के हित में वो फैसले देगी। साथ ही साथ हम इन संस्थाओं को मजबूत किया जाए, और लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देकर लोकतंत्र को बढ़ाने की चर्चा की जानी चाहिए, और सभी को शक्ति संपन्न बनाया जाना चाहिए। इंडिया और रशिया के बीच बहुत से द्विपक्षीय समझौते हुए हैं,
और उनमें से अगर मैं कुछ की बात करूँ तो भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण, अब देखो इंडिया के रशिया से संबंध अच्छे है, इसी वजह से जो है कश्मीर मुद्दा हो गया, ऊर्जा आपूर्ति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हो गया, फिर पश्चिमी एशिया पहुँच बनाना, चीन के साथ संबंध बनाना, इन सब में रशिया ने इंडिया की हेल्प करी है। हथियारों में इंडिया हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ रूस को इस संबंध से भी रूस को भी हमसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसकी बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिटिक्स है जहाँ पर अगर दोनों का बेनिफिट नहीं होगा तो बहुत कम चांस है कि आपका वो संबंध बना रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे दोनों ही संबंधों की बात करेंगे। तो रूस को क्या फ़ायदा मिलता है, भारत जो है रशिया से बहुत सारे हथियार खरीदता है, जिस वजह से रूस की इंडिया से निकटता है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना अधिकांश जितना भी साजो सामान लेती है वो रशिया से ही लेती है। ये भी हम जानते हैं कि भारत में तेल के आयातक देशों में से एक है, क्योंकि भारत के पास खुद का तो तेल उत्पादन है नहीं, तो वो दूसरे देशों से तेल मंगाता है, जिसमें से रशिया भी एक शामिल है। रशिया भारत को बहुत से तेल की आपूर्ति करता है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमें, अब देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि युद्ध वगैरह की स्थिति में आप तेल नहीं खरीद पाते, तो ऐसी स्थिति में हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, उसने ऊर्जा आयात को बनाए रखा। इवन उसने कोशिश करी कि ऊर्जा की आपूर्ति को हमेशा पूरा ही किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हमारी ऐसे ही स्थिति चल रही है कि हम अपने संबंधों को सुधारें। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अधिक अंतरिक्ष उद्योग में, हाँ, और इसके साथ अगर बात करें तो इंडिया को जो है रशिया ने अंतरिक्ष उद्योग में भी सहायता करी है। मतलब काफ़ी सारे यूनिवर्स स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी इंडिया इसकी हेल्प करता है, जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट बनाना हो या फिर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी हो जिसमें रशिया ने हमारी हेल्प करी है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया का रिलेशन वर्तमान में मतलब अच्छा है, और ये व्यापार के लिए भी ज़रूरी है, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और ऐसे हमने बहुत सारी वैज्ञानिक परियोजनाएं साथ में करी हैं, सैन्य प्रशिक्षण साथ में किए जाते हैं, और बाकी सिनेमा तो हमारा शेयर होता ही होता है। तो ये था आज का चैनल, और इस तरीके से 2 ध्रुवीय का अंत चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसके साथ मैं दूसरे लिंक्स भी डाल दूँगी सो दैट आप इसे ईजिली देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क।